हेलो बच्चों। तो अगला टॉपिक, इसको मैं तो ये बोलता हूं कंस्ट्रेंट अलोंग नॉर्मल। ठीक है, लेकिन इसका जो प्रचलित नाम है वो है वेज कंस्ट्रेंट। अभी वेज कंस्ट्रेंट क्या होता है मैं समझाता हूं। समझ, ये दो चीजें, ठीक है। अब इन दो चीजों में क्या है, अगर मान लो ये V1 से इधर चलता है या V2 से इधर चलता है, तो इसके इधर मान लो ये सरफेस खत्म नहीं हो रही, जब तक खत्म होने के बाद तो अलग हो जाएगा। लेकिन बताओ इसके राइट या लेफ्ट जाने से क्या ये दोनों अलग होते हैं? कि अगर मेरा हाथ ऊपर राइट या लेफ्ट जाएगा तो क्या दोनों अलग होते हैं? नहीं होते। ऐसे ही मान लो ये V3 V4 से चलता है तो क्या दोनों अलग होंगे? नहीं होंगे। लेकिन अगर ये V5 से ऊपर जाता है क्या दोनों अलग होंगे? होंगे। अब मुझे बताओ कि अगर ये चीज ऊपर जाती है तो ये अलग होंगे। अब बताओ इन दोनों को अलग होने से बचाने के लिए क्या करोगे? यही करोगे कि अगर ये V5 से ऊपर जाएगा तो इसको भी से ऊपर ले जाना पड़ेगा V5 से। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, अब समझना मैं आपसे क्या कह रहा हूं। ये इनकी कॉन्टेक्ट सरफेस है। क्या है ये? सी एस बोले तो कॉन्टेक्ट सरफेस। ध्यान रखना, इफ वेलोसिटी इज पैरेलल टू सी एस, अगर वेलोसिटी कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल है तो उस केस में क्या होगा? देन देन हाँ, देन बॉडीज डोंट सेपरेट। अगर वेलोसिटी कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल, चाहे ऊपर वाले की चाहे नीचे वाले की, तो बॉडी सेपरेट नहीं करती। वो बात अलग है, बॉडी खत्म हो जाए तो दैट्स अ डिफरेंट इश्यू। लेकिन अगर कोई भी बॉडी, अगर बॉडीज कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल चलेंगी, सपोज ये कॉन्टेक्ट सरफेस है और इसके पैरेलल चलती है, तो पैरेलल चलने पे कोई भी कॉन्टेक्ट लूज नहीं होता। ऐसे चलेगी तो लूज होगा। ठीक है, बट ठीक है बट मोशन परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस, कॉन्टेक्ट सरफेस के जो परपेंडिकुलर मोशन है या नॉर्मल टू कॉन्टेक्ट सरफेस, ठीक है, सेपरेट्स बॉडीज। लेकिन अगर मोशन कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगी तो बॉडी सेपरेट हो जाती है। ठीक है, तो अब करते क्या हम लोग, जैसे कि मान लो दो बॉडीज हैं, तो हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल बना देते हैं। ये बन गया नॉर्मल, कॉन्टेक्ट सरफेस के नॉर्मल। नॉर्मल मतलब समझते हो आप हमेशा से पढ़ते हो कि जब इंसिडेंट लाइट आई, रिफ्लेक्ट हुई, तो एक नॉर्मल बन जाता है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो बेसिकली क्या हुआ कि नॉर्मल बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल के अलोंग अगर वेलोसिटी होगी तो बॉडी बॉडी अलग हो जाएगी। अब मुझे बताओ कि अब ऐसा तो है नहीं कि मैं कभी ऐसे जाऊंगा नहीं। अगर ये बॉडी ऐसे जा रही है तो इस बॉडी को अलग ना होने के लिए क्या कंडीशन होगी? मेरी बात समझना, ये हाथ ऊपर गया नॉर्मल के डायरेक्शन में, नॉर्मल के डायरेक्शन में क्या कंडीशन हो कि दोनों बॉडी साथ रहें? कंडीशन ये है कि जितना ये चले उतना ये चले। ठीक है, लेकिन जितना ये चले उतना ये चले से काम नहीं चलेगा। जितने टाइम में जितना ऊपर वाला चले उतने टाइम में उतना नीचे वाला चले। जैसे मान लो सोचो ये 1 मीटर चला, 1 मीटर चला, अलग हो गए। अरे यहां और यहां सेम थे ना, बीच में तो अलग थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जब ये 1 मिलीमीटर चल रहा है, ये भी एक चले, दो चल रहा है, दो चले, मतलब जितने टाइम में वो जितना चले उतने टाइम में इतना चले। टाइम अलग अलग नहीं। आप भी 5 घंटे में दिल्ली से जयपुर का, आपको 2 से 5 घंटे में दिल्ली से जयपुर का, इसका मतलब ये नहीं आप साथ चले। साथ चलने का मतलब आपकी वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे सेम है। तो इन ऑर्डर दैट in order that bodies don't separate, अगर हम चाहते हैं कि बॉडी सेपरेट ना करें, दे मस्ट हैव सेम वेलोसिटी अलोंग नॉर्मल। अगर हम चाहते हैं कि बॉडी सेपरेट ना करें तो इनकी नॉर्मल के अलोंग, नॉर्मल मतलब जो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना, इनकी नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम। तो अगर इसकी V5 है और नीचे वाले ऊपर वाले दोनों की V5 होगी तो अलग नहीं होंगे। तो अलग ना होने का एक ही तरीका है बच्चों कि बॉडीज का नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। समझ रहे मेरी बात? मिटा रहा हूं। ठीक है,
तो नॉर्मल का लॉन्ग वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पे अपन 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, मिटा दूं। तो कुल मिलाकर हमें बोलेंगे कि टू मेंटेन कांटेक्ट, अगर आपको कांटेक्ट बनाए रखना है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस और वेलोसिटी अलोंग नॉर्मल मस्ट बी सेम। ठीक है, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर या नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब हम इस पे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्या 2-3 क्वेश्चन करते हैं। मान लो पहला क्वेश्चन ये है कि ये एक रॉड है और यहां पे क्या हुआ, ये ऐसे कुछ ऐसे बांध रखा है ताकि इधर उधर ना जाए, और ये एंगल थीटा है। अगर आप इसको इधर चलाओगे ए से, या इसको वेलोसिटी v1 दे दोगे, तो ये ऊपर जाएगा v2 से। या अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो मान लो इसका एक्सेलरेशन ऊपर b है, क्योंकि आगे जाएगा तो इसको ऊपर, ये मजबूर है ऊपर ही जाएगा। बात है a और b में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, अब करते कैसे सवाल को मैं समझाता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, पहले कॉन्टेक्ट सरफेस डिफाइन करते हैं, दिस इज कॉन्टेक्ट सरफेस। ठीक है, अब क्या करते हैं, उसका नॉर्मल डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसकी एक्सेलरेशन मान लो b ऊपर, अब ये क्या हो गया, नॉर्मल डिफाइन हो गया, तो cs हो गया, उसका नॉर्मल हो गया डिफाइन। बरसेगा सावन। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों के एक्सेलरेशन साथ साथ बताते हैं, दोनों के एक्सेलरेशन साथ बनाते हैं। तो यहां पर क्या करते हैं, इसकी एक्सेलरेशन बनाते हैं a और उसकी बना ली b। समझ लो, ये ऊपर 20 जा रहा है, ये इस जा रहा है, दोनों के एक्सेलरेशन साथ साथ बना लो। अब ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, और ये 90 माइनस थीटा, और ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा है। ठीक है, अब हुआ क्या कि ऐसा हुआ कि इसकी एक्सेलरेशन a इधर है, तो हम इसके दो कंपोनेंट करते हैं। इसकी एक्सेलरेशन a होने का मतलब ये है कि हम मान सकते हैं कि इसकी ये जो वेज है, इसकी एक्सेलरेशन इधर की तरफ a cos थीटा है और इधर की तरफ a sin थीटा है। ठीक है भाई, हम मान सकते हैं कि इधर की जगह ये इधर a cos थीटा से वेज नीचे जा रहा है, इधर a sin थीटा जा रहा है, और इसकी मान सकते हैं ये b cos थीटा से इधर जा रहा है और b sin थीटा से इधर जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब आप ये समझना, ऐसे मान लो कि ये जो ऊपर रॉड है एक्चुअली जा ऊपर है, लेकिन आप इसको एक्स और वाई एक्सिस मान लो। तो अब मान लो कि ये रॉड जो है ऊपर जा रही है बी साइन थीटा से, तो ये जो बी साइन थीटा जा रही है तो कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल जा रही है, तो इससे तो कॉन्टेक्ट छूटता नहीं है। अब ऐसे भी आप सोच लेना, एक्चुअली आगे जाने से ये यहीं रहेगा, तो बेसिकली ऊपर उठता रहेगा, क्योंकि ये आगे ऊपर वाली जगह आएगी ना। तो एक्चुअली क्या हुआ कि अगर आप इसकी निगाह से देखो तो ये ऊपर ही चढ़ रही है, तो हमें मानते हैं कि ये जो रॉड है ये बी साइन थीटा से ऊपर जा रही है। ठीक है, और बी कॉस थीटा से इधर जा रही है, तो एक्चुअली ये रॉड बी कॉस थीटा से इससे दूर भाग रही है। अब इस वेज की बात करते हैं, वेज ए कॉस थीटा से नीचे जा रहा है और ए साइन थीटा से ऊपर भाग रहा है। अब मुझे बताओ, ये रॉड बी कॉस थीटा से दूर जा रही है इससे, और ये जो वेज है उसको ए साइन थीटा से चेज कर रहा है। तो दोनों का कांटेक्ट में रहने का एक ही तरीका है, ये रॉड इधर भाग रही है मान लो और ये ऊपर जा रहा है, तो कांटेक्ट में रहने का एक तरीका है कि जितना रॉड आगे दूर भागे उतना ही वेज उसको पकड़ ले। तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है ना, परपेंडिकुलर टू सी एस, क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। वेलोसिटी एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी सेम होगी तो एक्सेलरेशन भी सेम होगी परपेंडिकुलर टू सी एस। तो परपेंडिकुलर टू सी एस एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब देखो भाई, इस इंक्लाइन का एक्सेलरेशन कितना है, ए साइन थीटा, और इस रॉड का एक्सेलरेशन कितना है, बी कॉस थीटा। दोनों आपस में क्या होने चाहिए, सेम। इसका मतलब बी कितना हो गया, ए टेन थीटा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट तो आप इसको एक बार दोबारा से रिवाइंड करो, दोबारा से समझो। ठीक है, और हम एक और क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैं इसको मिटा रहा हूं। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है, ये ऐसा कुछ है। अब कि यहां पे एक रॉड है,
ठीक। अब का इसका एक्सेलरेशन इधर ए है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये वेज इधर भगेगा, इसको बी बताना है अपने को। काम फिर वही है, कॉन्ट्रैक्ट सरफेस बनाया, इधर बनाई ए, इधर बनाया बी, अब बनाया नॉर्मल। ठीक है बच्चों, अब ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, अभी नॉर्मल है तो ये 90 है, 90 तो 90 माइनस थीटा, ये फिर कितना हो गया, थीटा हो गया। करना वही है कि नॉर्मल के अलोंग दोनों का एक्सेलरेशन सेम करना है, तो एक्सेलरेशन अलोंग नॉर्मल इज इक्वल टू सेम। नॉर्मल का अलोंग एक्सेलरेशन क्या करना है, सेम। अब इस ये जो वेज ऊपर जा रहा है इसका इधर एक्सेलरेशन कितना है, a cos थीटा है, और इसका इधर b cos थीटा, इधर कितना है, b sin थीटा। तो a cos थीटा बराबर b sin थीटा, b कितना हो गया, a cot थीटा। तो आंसर आ गया b बराबर a cot थीटा। कोई दिक्कत किसी को नहीं, फाइन। एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं वेज कंस्ट्रेंट पे, ठीक है, और फिर कुछ छोटी मोटी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। ओके बच्चों, आई होप यू हैव रिटन दिस। चंदा को ताकूं रातों में, है जिंदगी तेरे हाथों में। मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, 37 डिग्री, ये फिक्स्ड 53 डिग्री, देखो क्वेश्चन क्या है मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन ऐसा है, ये एक मूवेबल वेज है, ये फिक्स्ड है, और ये कोई भी चीज है मुझे नहीं पता क्या है, इसको मैं शेड कर देता हूँ, ठीक है। इसको आगे ले जाओगे तो ये भी मूव करेगा, इसको मूव करना होगा, ये इसके ऊपर चढ़ेगा, और बस ये कंडीशन दे रखी है कि ये रिमेन्स हॉरिजॉन्टल, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि इसका एक्सेलरेशन मान लो b है तो वो कितना होगा, समझ रहे हो बात। अगर आप जो लेफ्ट वाली चीज है, ठीक है, लेफ्ट वाली चीज को नजदीक लाओगे तो इसको मूव करना पड़ेगा, तो ये जो बड़ा सा जो भी बम्बूसा है, ये वाली चीज फिक्स्ड है, इसको इधर लाओगे तो ये कितना मूव करेगा, इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी ये बताना है, लेट्स सी। अब समझना, सोचने की बात क्या है कि जब आप इसको चलाओगे तो ये एक्सेलरेट होगा, और इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो इसके अलोंग होगा। तुम पूछो क्यों, क्योंकि भाई वो उसके साथ साथ ही रहेगा, तो इसका एक्सेलरेशन भी इधर होगा। तुम शायद नहीं समझ रहे हो, मैं समझाता हूँ, सुनो। ये चीज मैंने बनाई, किसी किसी को लगता होगा कि सर ये सीधा ऊपर जाएगा। भाई अगर सीधा ऊपर जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज यहां आ जाएगी और ये चीज यहां आ जाएगी। तो अब सोचो अगर ये सीधा ऊपर जाता तो इसका मतलब दीवारों कॉन्टेक्ट ही छोड़ देगा। तो जब ये ऊपर जाएगा अभी तो इसको इसके साथ ही रहना है, मजबूरी है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंचेगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंचेगा, इसको इसके साथ ही चलना पड़ेगा। तो कॉन्टेक्ट बनाए रखने के लिए उसको उधर चलना पड़ेगा, सही है। अब हम क्या करते हैं, लगाते हैं कंस्ट्रेंट अलोंग नॉर्मल, इस पॉइंट पे लगा लेते हैं। ये एंगल कितना है, 37 डिग्री है, ठीक है, ये हो गया 37। अब यहाँ क्या करते हैं, बनाते हैं एक नॉर्मल, ये बनाया मैंने नॉर्मल। इस नॉर्मल को लोग क्या हुआ, इसका एक्सेलरेशन इधर हो गया, इधर उसका और बनाते हैं। उसका एक्सेलरेशन जो है, जो बी है, मान लो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, ये कितने डिग्री पे है बच्चों, इसका एक्सेलरेशन जो बी है वो कितने डिग्री पर है, 53 डिग्री पर, ठीक है। उसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री पर। अब समझना, ये 37 है तो ये भी 37। अब उसका हॉरिजॉन्टल से 53 है, अब सोचो ये नॉर्मल है तो ये भी 53 है, तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन तो खुद इधर ही आ गया, अलोंग द नॉर्मल, सही है। अब मुझे पता है कि नॉर्मल का अलोंग दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, एक्सेलरेशन इज सेम अलोंग नॉर्मल। नॉर्मल का अलोंग दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। अब देखो इसका एक्सेलरेशन तो है 53 पर, तो इसका एक्सेलरेशन तो b होगा। अब इसका एक्सेलरेशन इधर कितना होगा, या तो a sin 37 कर लो या फिर a cos 53 कर लो। तो जो इसका ये जो मूविंग वेज है, इसका एक्सेलरेशन इधर a cos 53 हो जाएगा। दोनों को सेम कर दो, तो cos 53 क्या होता है, 3/5। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि जो b हो गया वो 3/5 हो गया, काम खत्म। तो दिस क्वेश्चन इज डन। मैं चाहता हूं कि इस लेक्चर को अगर आपने एक बार समझा, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे से करो,
बहुत अच्छे से करो, 2 बार करो, 3 बार करो, लेकिन गिव इट अ ट्राई, ठीक है। और आप कुछ लेफ्ट राइट क्वेश्चन बना के ट्राई कर सकते हो, बाकी बहुत सारी शीट्स हैं, व्हाटएवर यू कैन गेट देम, यू कैन डू द क्वेश्चन। अब इसका एक लेक्चर और होगा, फिर हम इसको खत्म कर देंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।